बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई रातों रात। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स ने आज इजराइल को बड़ा झटका दिया है और शायद साथ तुर्की को भी। नंबर वन, जो बागी फोर्सेस का लीडर था उसको रूस के स्ट्राइक में मारा गया है। और इस सूरत हाल के अंदर अब ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जुलानी, इसके बारे में ईरान ने दावा किया है और रूस ने कि इसको मार दिया गया है रूस ने स्ट्राइक में। और ये असल में पूरी तरह रूस के निशाने पर था, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जैसे इजराइल को, तुर्की को और बहुत सारों को झटका लगेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं, एक तो यमन की फोर्सेस को तलब कर लिया गया है, वो जा रही हैं शाम के अंदर लड़ने। और इस सारे मामले पर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो है यमन ने इजराइल पर स्ट्राइक कर दिया है। और इस स्ट्राइक के नतीजे में उनका क्या नुकसान हुआ है, और इस सूरत हाल में अब क्या हम वो टाइम आने वाला है कि जब यमन की फोर्सेस रूस के साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाली हैं। और इस सूरत हाल में दाइश के खिलाफ और ये जो जितनी बागी फोर्सेस उनके खिलाफ क्या लड़ाई होने वाली है, ज़रा समझ लें। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जुलानी, ये बेसिकली जो बागी फोर्सेस हैं उनका लीडर था। और इस बारे में रूस ने कहा है, यानी जो रूसी मीडिया है और ईरानी मीडिया, उन्होंने कहा है कि हिट किया है इसको और इसको मार दिया है। लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि अभी तक कंफर्मेशन होना बाकी है दूसरी जानिब से भी। असल में इस शख्स के बारे में जो हम समझ रहे हैं कि इसको बैक किया जा रहा है इजराइल की जानिब से, तुर्की इसको बैक करता है और जाहिर सी बात है अमरीकी इसको बैक करते हैं। और इस सारे मामले पर जो शाम के अंदर बशार अल असद की फोर्सेस हैं उनकी जानिब से भी इसको बैक किया गया। अब शाम को हमा सिटी एक ऐसी थी जहां पर ये तकरीबन समझ ले दमिश्क से 2 घंटे की मुसाफत पर है, वहां पर ये सारी फोर्सेस वहां पर पहुंच गई और रातों रात रूस ने स्ट्राइक तबाहकुन करनी शुरू किया कि उनसे वो शहर खाली करवा लिया गया। तो इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है, एक तो ये बड़ा झटका लगा है और इस सूरत हाल में उनका दावा है कि हमने तबाह कर दिया, जबकि ये जो बागी फोर्सेस है उन्होंने अभी इस बारे में कोई बात नहीं की। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर उनका लीडर मार दिया गया है तो ये बहुत बड़ा झटका है। और आप ये देखें कि इजराइल की फोर्सेस शाम में दाखिल होने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक भी करने जा रहे हैं और हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी फौजें दाखिल करनी। जाहिर सी बात है वो इलाका लेने के लिए आ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। अब मामला यहाँ पर ये हुआ है कि 2 यहाँ मसले सबसे बड़े होने वाले हैं और इसमें आपको नजर आएगा बड़े पैमाने पर चीजें बदलती है। यमन के जो फाइटर्स थे जिन्होंने इजराइल के लिए लड़ना था, यानी इजराइल के खिलाफ लड़ना था, इसराइल में जाकर लड़ना था और इसराइल के लिए सारे मामला तो उन्होंने अपने तैयार किए थे। उनकी ट्रेनिंग जितनी भी थी यमन के फाइटर्स की वो उन्होंने करनी थी। अब वो करने क्या जा रहे हैं, ईरान ने उनको तलब किया है। यमन के जो जंगजू हैं वो शाम के अंदर इस वक्त लड़ने के लिए जा रहे हैं। बशार अल असद ने ईरान को कहा है मेरी मदद करो, और वो फाइटर्स आ रहे हैं और वो फाइटर्स लड़ेंगे दाइश से, इन फोर्सेस से, इजराइल से और उसके अलावा जो तुर्की बैग जितना भी मामला है उन सब से। यानी अब आप ये सोचें हैं कि अब लाइन ड्रॉ हो गई है। इनको मदद देंगी रूस की फोर्सेस और रूस के कमांडोस। देखिए, रूस अपना किरदार अदा करेगा एयर स्ट्राइक पर, जो उसने एयर स्ट्राइक करने हैं, और इस सूरत हाल में ये फोर्सेस आएंगी जमीन पर लड़ेंगी, क्योंकि इनसे आप आम फौज जो है वो नहीं लड़ सकती। ये इसी तरह होती है जिस तरह हमास है, लिबनान है, लेकिन इनको बैक किया जा रहा है इजराइल की जानिब से। अब जो लड़ाई होने वाली है वो ईरानी कमांडोस और यमन के कमांडोस का मुकाबला होने के लिए जा रहा है इन बागी फोर्सेस से, जिनको तुर्की बैक कर रहा है, इजराइल बैक कर रहा है और अमेरिका बैक कर रहा है। सो अब ये खेल बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक और भी मामला होने वाला है कि शाम की गवर्नमेंट और शाम के अंदर जो फौज है उनकी जानिब से भरपूर मदद दी जा रही है, जर्नैलों की जानिब से भी पूरी तरह इनको मदद दी जा रही है। और ये जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर होने वाली है। तो जो ट्रेनिंग असल में यमन की फौजों ने की थी इजराइल के खिलाफ, अब वो इजराइल के बैक जो यानी दहशतगर्द हैं, बागी हैं, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर मामला होने वाला है। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। आज हुआ ये है कि यमन ने मिसाइल मारा है और गालिबन वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इस दफ़ा जो मिसाइल मारा उससे हुई है अच्छी खासी तबाही।
अब ये जब लेबनान जंग बंद हो गई है तो जाहिर सी बात है इजराइल के अंदर सायरन और ये चीज़ें फिलहाल नहीं बज रही, लेकिन ये आना और इसका हिट करना जाकर तेल अवीव, हाइफा या दीगर जगहों पर, इसने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि यमन इस लड़ाई के अंदर लेबनान का पाबंद नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इराक से हमले हो रहे हैं और वो इजराइल को मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इजराइल पूरी तरह इस वक्त उसका फोकस शाम में है, उनकी फौजें शाम में दाखिल हो रही हैं, तो यहाँ से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि गजा की जो लड़ाई है वो दूर दूर तक अभी फिलहाल ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि लेबनान की भी जंग आप देखेंगे छिड़नी है, क्योंकि रात को इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो लेबनान के ऊपर उड़ना शुरू हो गए थे। तो इस वक्त आज नहीं तो कल किसी भी वक्त वहाँ स्ट्राइक होना है और हिजबुल्लाह की लड़ाई शुरू हो जानी। यही तो इजराइल चाहता था। अब यमन के जो फाइटर्स हैं वो रूस की फौजों के साथ मिलकर लड़ेंगे, वो उनको डायरेक्शन देंगे और वो जाकर लड़ाई करेंगे। देखिए समंदरों में तो यमन ने परफेक्टली बता दिया है कि बादशाह कौन है और कौन यानी पूरी तरह किंग की हैसियत रखता है। अमेरिका को भगा दिया, इजराइल को, यूरोप को, सबको भगा दिया। जमीन पर अब उनका है टेस्ट, बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है और यहाँ पता चलेगा कि उनकी पावर क्या है, क्योंकि अब ये जो फोर्सेस हैं इनको डिप्लॉय करना है दमिश्क में, हमा में और उनसे अलेपो यानी जो हलब है वो पूरी तरह बाजियाब करवाना है, यानी जो उनके कब्जे में आ चुका है वहाँ से पूरी तरह लोगों को निकालना है। जिनको कैदी बना लिया गया उनको बाजियाब करवाना है, पूरे का पूरा शहर इनके कब्जे से छुड़ाना है। ये बात याद रखिएगा कि आज से तकरीबन 8-9 साल पहले जब बशारुल असद की फोर्सेस हलब यानी अलेप्पो में गई थी तो वहाँ पर उनके जो लोग थे उन्होंने जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था। आज अब इनकी फोर्सेस आई हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जश्न भी मना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर बहुत दो तरफा यानी नैरेटिव पाया जाता है, लोग डिवाइडेड हैं, वहाँ पर खाना जंगी का माहौल है। जब खाना जंगी का होता है तो ग्रुप्स बने होते हैं। आप एक चीज़ गौर करें कि पिछले तकरीबन 250-300 साल से ये आपने माजी में बरतानिया, फ्रांस, इन सब की आपस में कितनी लड़ाइयाँ देखी थी। जब से इन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया है दुनिया भर राज कर रहे हैं और इस्लामिक वर्ल्ड देखिए आपस में लड़े, उन्हीं के अंदर से लोग पैदा किए जा रहे हैं, उन्हीं के अंदर से लड़ाया जा रहा है और उनकी सूरत हाल आप सबके सामने। सो इस वक्त दो चीज़ें तो बड़ी हो गई हैं कि रूस ने एक तो उनका लीडर मारा है, लेकिन कन्फर्मेशन उनकी जानिब से नहीं हुई, उनके मीडिया की जानिब से हो चुकी है। सो इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये हमले कर रहे हैं, दूसरी जानिब अब ये फोर्सेस और कमांडोज आ गए हैं लड़ने के लिए। जब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होने वाली है तो इसमें याद रखिएगा अब हिजबुल्लाह मुकम्मल तौर पर उनका जो फोकस होगा वो भी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि शाम के अंदर अखाड़ा सजा है। यहाँ पर देखिए अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाहिर सी बात है इस वक्त जा रहे हैं, यानी शाम के अंदर मौजूद है। उसके बाद वो तुर्की को धमकी देने के लिए जा रहे हैं। उनका पूरी तरह उन्होंने क्लियर फैसला किया है कि हमने तुर्की को बताना है कि आप पीछे हट जाएं। तुर्की चाहे 1000 दफ़ा कहता रहे हम इसके पीछे नहीं है, मामला नहीं है, तुर्की पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह ले, तुर्की इजराइल के यानी प्रोग्राम को लेकर आगे चल रहा है। देखिए होना ये चाहिए था, अर्दोगान के पास एयरफोर्स है, उनके पास ड्रोन्स है, तो वो गजा में क्यों नहीं गए? सीधी सी बात है, वो गजा में क्यों नहीं गए? बार बार कहते हैं हम हमास को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फलाना करते हैं, तो भाई आप गए क्यों नहीं लड़ने के लिए? आप इंतजार करें इस बात का कि दुनिया की फौजें आपका साथ देंगी, किसी ने नहीं साथ देना। आपने तो वादे किए थे ना, लेकिन शाम के अंदर जब मामला होता तो आप इन फौजों को सपोर्ट करते। यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि उनके मीडिया के ऊपर पूरी तरह इनको मुजाहिद बनाया गया है। यानी आप ये सोचें कैसी अजीब बात है। ये जो बाकी हैं, अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो भाई आप जाए ना, आप गजा में जाकर लड़ाई करें, आप लड़ाई करें। आप वो सप्लाई चेन काट रहे हैं जो लेबनान की है, आप रूस के खिलाफ लड़े हैं, आप ईरान के खिलाफ लड़े, आप यमन के खिलाफ लड़े। आप बताएं कि अभी ये जितनी 420 दिन की जो जंग है इसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी है कम रिसोर्सेज के बावजूद, आप बताएं यमन के से अलावा कोई बड़े लेवल पर लड़ सकता था? उन्होंने उन फोर्सेस का मुकाबला किया जो दुनिया की ताकतवर डायरेक्ट थी, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप। अब यमन के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ा? ये बागी फोर्सेस लड़ेंगी। हिजबुल्लाह जो इजराइल के उन्होंने नाक में दम कर दिया है, लाखों लोग नॉर्थ से निकाल दिए, उनके खिलाफ लड़ाई है, रूस के खिलाफ लड़ाई है, ईरान के खिलाफ लड़ाई है। ये सारी अगर आप गौर करते हैं, और हमास के खिलाफ भी लड़ाई है, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब आप इन सारी चीज़ों को गौर करें तो सारे के सारे वही ग्रुप्स और कंट्रीज हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ी। तो इसमें कोई दो राय रह जाता है? अर्दोगान उनके मीडिया, आप बताएं कि तुर्की में कोई मीडिया पर ऐसी खबर बता सकता है इनको यानी मुजाहिद बनाकर डिक्लेयर किया जा रहा है इन बागियों को?
आप बताएं कि अर्दोगान की मर्जी के बगैर ये सारा काम हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो वो चाह रहे हैं कि चूंकि 50 लाख के करीब वहाँ पर मुहाजिरीन हैं, वो चाहते हैं कि ये यहाँ पर दोबारा हमारे हाथों में आए तो हम वहाँ से मुहाजिरीन को वापस भेजें तो हमारा बर्डन कम हो। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला जो है वो आप सबके सामने है। इस वक्त रूस ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दी, स्ट्राइक पर स्ट्राइक हो रहे हैं। देखिए रूस आखिरी हद तक जाना है और इनको हथियार देने। यहाँ पर इनका सबसे बड़ा मामला ये है कि इन्होंने अपने आप को बचाना है, यानी जो ये ताकतें हैं उन्होंने अपने आप को बचाना है ताकि इजराइल बच सके। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट के अंदर तो लिबनान के ऊपर भी बड़े हमले किए थे, लेकिन अल्टीमेटली इजराइल को वहाँ से शिकस्त खाकर निकलना पड़ा था। यहाँ से भी रूस की आखिरी कोशिश है कि बशार अल असद को बचाना है, बल्कि असल में इजराइल की लाइन काट कर इनको शिकस्त देनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।